So, hi friends, welcome to my YouTube channel. This side your CFA buddy is right back again with a new video. So, जैसे कि आपने आई गेस पिछला वीडियो मेरा देख लिया होगा, तो मैंने CFA लेवल 1 का कॉर्पोरेट इश्यूज़ का रीडिंग 20 का एक रिवीजन वीडियो अपलोड किया था, जो था रीडिंग 20 ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म्स पे। सो अगर आपने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी डाल दूँगा, सो यू कैन वॉच दैट ऑल्सो। एंड वो बहुत समराइज में मैंने उसको बहुत अच्छे तरीके से आई थिंक 58 मिनट्स के अंदर मैंने उसको पूरा समअप कर दिया। सो आप उसको एक बार रेफ़र करोगे एंड यू विल, अगर आप उसके साथ मेरे नोट्स को भी देखते हो जो मैंने बहुत समराइज वे में पॉइंटर वैसे बनाया है, सो आप रेडी हो जाओगे फॉर द एग्ज़ाम। मतलब एक दिन पहले इट विल बी ओवर, एक बार आपने चीज़ देखी एंड इट विल बी ओवर। आपको बार बार करिकुलम वगैरह श्वेता वगैरह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि श्वेता के अंदर क्या होता है, पूरा पैराग्राफ वाइज होता है, राइट। सो आप बार बार वो पढ़ना, चलो आप किसी ने कोई मार्क करता है कोई मार्क नहीं करता, या बार बार चीज़ें पढ़ना मतलब वो नहीं हो पाता। सो आप उसको पढ़ोगे, उसको रेफ़र करोगे एंड दैट विल बी ओवर एट दैट मोमेंट ओनली। मतलब आप उसको डेफर नहीं करोगे, एट दैट मोमेंट इट विल बी ओवर। सो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल ड्राइव की लिंक भी होगी, इसमें उसके नोट्स भी होंगे एंड ए टेलीग्राम चैनल भी है, सो यू कैन जॉइन दैट एज वेल। एंड सेकेंडली एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी है कि मतलब एज एन इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट एज इन कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगा, सो मैं उस वीडियो में नहीं डाला था। सो इन दिस वीडियो एंड इन दिस डिस्क्रिप्शन बॉक्स आई विल प्रोवाइड माई नंबर एज वेल, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर एनी रीज़न। फॉर आपको डाउट है, चाहे इस लेक्चर में चाहे पिछले लेक्चर में, या आपको कोई वैसे पर्सनली कुछ डाउट्स है या कुछ करियर वाइज में डाउट्स है इन रिस्पेक्ट टू द इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इन रिस्पेक्ट टू द कि आगे लेवल 2 कैसे करें या लेवल 3 आगे जो बच्चे होंगे, या कुछ भी डाउट्स है इस रिलेटेड टू फाइनेंस या रिलेटेड में कुछ भी, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट एनी टाइम। सो दैट्स द थिंग। सो लेट्स स्टार्ट। मैं एक नई रीडिंग के साथ ये लेक्चर लेके आया हूँ, दिस इज रीडिंग 21। सो लेट्स ओपन दैट। So 1 minute. So this is reading 21, investors and other stakeholders, right? So मैंने इसके ना नोट्स में थोड़ा सा सुधार किया है इस बारी जो पिछले नोट्स से, एंड है ब्रिंग थोड़ा सा कलर्स, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज़, जिससे आप भी बोरियत ना हो और मतलब मज़ा आए पढ़ने में, राइट। सो आप मुझे प्लीज़ बताना कमेंट्स के अंदर कि आपको ये नोट्स का फॉर्मेट कैसा लग रहा है। सो और अगर कोई और भी फीडबैक है तो यू कैन प्रोवाइड मी इन माई कमेंट बॉक्स, मैं उसको पढ़ूंगा एंड वो चीज़ों को लाना स्टार्ट करूँगा, क्योंकि एज़ यू नो दिस इज़ माई आई थिंक 3rd वीडियो एंड मैं बहुत स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं बहुत अर्ली एज पे हूँ। सो योर फीडबैक इज़ वेरी वैल्यूएबल। आप मुझे कुछ भी फीडबैक दे सकते हो रिगार्डिंग माई वॉइस, रिगार्डिंग मेरा पढ़ाना, रिगार्डिंग कुछ भी। सो यू कैन पिंग मी अप इन द व्हाट्सएप और यू कैन पिंग मी अप इन द कमेंट। आई विल सी इट, आई विल कंसीडर इट एंड मैं उसको सुधार लेके आऊँगा फॉर श्योर। सो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की नई रीडिंग के अंदर, रीडिंग 21। सो ये भी रीडिंग बहुत इजी है, जो सीए स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए भी बहुत इजी है। एंड अगर आप सीए स्टूडेंट्स नहीं भी हो, राइट, और आप नॉर्मल फाइनेंस नॉर्मल स्टूडेंट हो, एज इन आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया एंड यू आर केम हेयर, सो ये भी मैं आपके लिए बहुत ईजी बना दूंगा, जो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि यार मैंने सीए नहीं किया तो मुझे समझ में नहीं आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड अगर आपका कुछ भी इसमें पॉइंट रह गया हो आपके लेक्चर टाइम पे, सो आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट। तो इसको हम प्रॉपरली एंड टू एंड कवर करेंगे एंड इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा, आई गारंटी दैट। सो लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट इज़ फाइनेंशियल क्लेम? इट इज़ अ लीगल राइट टू रिसीव अ स्पेसिफिक पेमेंट फ्रॉम अ फर्म। फाइनेंशियल क्लेम क्या होगा? जैसे कि मैं आपको बताऊं तो कंपनी के अंदर 2 पर्सन्स होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग होती है बेसिकली, जो मेजरली क्रिएट करते हैं वैल्यू को या मेजरली बिजनेस को क्रिएट करते हैं। फर्स्ट इज़ इक्विटी एंड सेकंड इज़ डेट। मेजरली ये होते हैं, इट कैन बी प्रेफरेंस शेयर होल्डर एज वेल, बट अगर आप एज एन जर्नल बात करोगे, सो मेजर पोर्शन जो कंपनी की फाइनेंसिंग आती है वो आती है थ्रू इक्विटी एंड थ्रू डेट, ठीक है। इक्विटी इज़ मोर रिस्की, इसको हम ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, सो इक्विटी इज़ मोर रिस्की क्योंकि इनका जो क्लेम होता है ना वो सबसे बाद में होता है। इनका क्लेम
लाइक रेजिडुअल क्लेम होता है कि सब कुछ बढ़ जाएगा, देन इक्विटी विल गेट देयर शेयर, एंड दिस इज डेट। ये भी बहुत ये रिस्की होते हैं बट लेस कंपेयर टू इक्विटी, बिकॉज एक तो इनको कूपन पेमेंट्स होती है रेगुलरली, ठीक है, मतलब इनका कूपन पेमेंट एंड प्रिंसिपल पेमेंट हैव टू बी रीपेड, इनकी एक मेच्योरिटी होती है, एंड इनको हम जैसे लाइन होती है ना पेमेंट के टाइम पे, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल कंपनी लिक्विडेट हो रही है या लिक्विड कंपनी बैंकरप्सी में जा रही है, सो दे आर द फर्स्ट वन बिफोर द इक्विटी एंड बिफोर द प्रेफरेंस शेयर होल्डर जिनको रीपेमेंट होगी, ठीक है। सो दे आर लेस रिस्की एज कम्पेयर टू द इक्विटी। सो अगर आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल देखे हम, तो इक्विटी की अगर मैं थोड़ा सा इसको साफ कर देता हूँ, लेट्स गो टू द अनदर पेज, राइट, ठीक है। सो लेट्स गो टू द अनदर पेज। सो एक हो गया मेरा इक्विटी, एक हो गया मेरा डेट, ये मोर रिस्की है, ये लेस रिस्की है, जिनको हम रेजिडुअल क्लेम देते हैं, ठीक है। आई होप मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी गंदी है बट यू कैन अंडरस्टैंड, राइट, ठीक है। और इनको कूपन पेमेंट होती है, एंड मैच्योरिटी पे यस सॉरी थोड़ा सा सो कूपन पेमेंट होती है हर साल, ठीक है, एंड रिडेम्पशन होती है एट मैच्योरिटी प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। सो दे आर कंसिडर टू बी लेस रिस्की एज बिकॉज इनका कूपन एंड इनके रिडेम्पशन फिक्स होते हैं, बट ये मोर रिस्की है बिकॉज ये रेजिडुअल क्लेम एक्सेस होता है इनको, ठीक है। एंड अगर हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करें, सो के डी लेस होता है क्योंकि कॉस्ट इनकी लेस होती है, कॉस्ट लेस होती है, एंड के ई इज़ मोर, ठीक है। सो ये दोनों है जो मेजर सोर्स है ऑफ फाइनेंस इनटू द बिजनेस और कंपनी, राइट, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इट इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड वेरी इजी, ठीक है। उसके बाद लेट्स गो टू द नोट्स अगेन। सो अब मैं आपको बता दिया कि एक होते हैं लेंडर्स जिनको हम डेट होल्डर्स भी कहते हैं, दे प्रोवाइड डेट, एंड शेयर होल्डर्स जो इक्विटी होल्डर्स होते हैं, जो दे प्रोवाइड इक्विटी बाय परचेजिंग द इक्विटी शेयर्स, राइट। सो लेट्स टॉक अबाउट डेट पहले। सो दे हैव अ लीगल कॉन्ट्रैक्चुअल क्लेम टू इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल। इनके पास लीगल कॉन्ट्रैक्चुअल क्लेम होता है, पूरा एग्रीमेंट बनता है, एंड एज पर द एग्रीमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड होता है, कब आप पेमेंट करोगे, कब प्रिंसिपल रीपेड होगा, एवरीथिंग इज डिसाइडेड। सो इट इज़ अ लीगल कॉन्ट्रैक्चुअल क्लेम टू इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल। हायर प्रायोरिटी इन द कैपिटल स्ट्रक्चर, एज अ सेड, ये पहले लाइन में खड़े होते हैं तो इनको पहले रिपेमेंट होती है, ठीक है, तभी इनकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम है, ये कम खर्चे पे जाते हैं, ठीक है, खर्चा कम होता है। अपसाइड इज़ लिमिटेड टू द प्रॉमिस पेमेंट। अगर मान लो फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको वापसी इसमें लेके चलूँ दिस, सो अगर मान लो कंपनी ने पैट, जिसको कहते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, दिस इज़ प्रॉफिट विच आफ्टर टैक्स हैज़ बीन डिडक्टेड, ठीक है। सो अगर फॉर एग्जांपल आप मान लो इसमें 200 CR है, राइट, इट इज़ 200 CR, एंड सॉरी मैं थोड़ा सा इसको वो करता हूँ, ठीक करता हूँ, एग्जाम्पल को एक बार रीफॉर्मेट करता हूँ। हाँ, तो दिस अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, फॉर एग्जांपल इट इज़ 200 CR, एंड अगर मेरा इंटरेस्ट है जो डिसाइडेड हुआ था
दिस इज 50 CR. सो अर्निंग बिफोर टैक्स इतना हुआ 150 CR. देन टैक्सेस, फॉर एग्जाम्पल इट इज़ 50 CR. सो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हुआ 100 CR, राइट. अब जो ये टैक्स, ये जो इंटरेस्ट है, ये हम डेट होल्डर्स को देंगे, राइट. दिस इज डेट होल्डर्स. जो पैट है, दिस विल गो टू इक्विटी शेयर होल्डर्स. वी एज्यूम कि 100% पे आउट रेशियो, राइट. हम कुछ भी री इन्वेस्ट नहीं कर रहे. दिस इज़ केस 1. अगर मान लो मेरा EBIT कल को 300 करोड़ हो जाता है, ठीक है. या मैं उसी एग्जांपल में पहले, चलो इसी एग्जांपल को वापसी ओके कर देते हैं. अगर मेरा EBIT 300 करोड़ है और मेरा इंटरेस्ट तो सेम ही रहता, क्योंकि इंटरेस्ट तो एक ऐसा अमाउंट है जो पहले से डिसाइडेड होता है एंड इट इज़ फिक्स्ड. सो इट इज़ 50 CR. सो ये होगा मेरा 250 CR, राइट. ये हो गया मेरा EBT टैक्स. ये मान लो हो गया मेरा 100 CR. टैक्स, इनकम बढ़ी है तो टैक्स भी बढ़ेगा ऑब्वियसली. सो दिस इज़ 150 CR. सो यू कैन सी दैट जो डेट होल्डर्स है उनका 50 CR तो हर केस में फिक्स ही है. नो मैटर आपका EBIT 300 है, नो मैटर आपका EBIT 200 है, नो मैटर आपका EBIT 100 करोड़ है, या नो मैटर EBIT आपका 50 करोड़ भी है, विच इज़ इक्वल टू द इंटरेस्ट. दे विल गेट वॉट दे आर कॉन्ट्रेक्चुअली obliged, या दे हैव कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन. बट समहाउ अगर आप इक्विटी शेयर होल्डर्स की बात करोगे, सो इनको 100 करोड़ फर्स्ट केस में मिला एंड देन 150 करोड़. इट कैन बी 50 करोड़, इट कैन बी ज़ीरो, इट कैन बी एनीथिंग. सो माई सेइंग इज़ दैट अगर नोट्स में वापसी है तो डेट होल्डर्स का ना अपसाइड लिमिट प्रॉमिस पेमेंट्स पे लिमिटेड होता है. मतलब जितना इंटरेस्ट आपको एज अ एग्रीमेंट में बोला गया है उतना ही लिमिट होता है. दे डोंट इन्जॉय द अपसाइड स्ट्रीम ना. दे डोंट, मतलब उनको ना अपसाइड स्ट्रीम में पार्टिसिपेट ही नहीं करते वो. नो मैटर कितना आप कमा रहे हो, नो मैटर कंपनी कितना अच्छा ग्रो कर रही है, बट डेट होल्डर्स को उतना ही मिलेगा. डाउनसाइड रिस्क इफ़ द वैल्यू फर्म बिलोज द डेट ऑब्लिगेशन. डाउनसाइड रिस्क तो रहते ही रहता है ऑब्वियसली. मान लो EBIT आपका 20 करोड़ हुआ एंड योर कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन इज़ 50 करोड़. सो कैसे वो पूरा होगा? नहीं होगा. सो उसको 20 करोड़ ही मिलेगा ऑब्वियसली. 20 करोड़ भी इसलिए मिलेगा क्योंकि बिकॉज दे आर द डेट होल्डर्स, दे आर द फर्स्ट पर्सन टू क्लेम. तो इसलिए उनको 20 करोड़ पूरा मिल जाएगा. देन द इक्विटी होल्डर्स विल नॉट गेट द मनी. सो अपसाइड लिमिट है ऊपर जाने की एंड डाउन साइड ऑब्वियसली होगा. डाउन साइड रिस्क भी आएगा जब ऑब्लिगेशंस फॉल बिलो हो जाएगी. रही बात शेयर होल्डर्स की, सो दे हैव रेजिडुअल क्लेम्स टू द नेट एसेट आफ्टर ऑल द प्रायोरिटी क्लेम्स आर सेटिस्फाइड. मतलब दे आर द एंड वन. फर्स्ट डेट होल्डर्स जाते हैं, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, देन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एंड देन कम टू द शेयर होल्डर्स. तो उनका रेजिडुअल क्लेम रहता है हमेशा नेट एसेट्स के अंदर. बाकी सारे हाई प्रायोरिटी क्लेम्स पहले ही सेटिस्फाइड होते हैं एंड पोटेंशियली अनलिमिटेड अपसाइड रिस्क ऑफ टोटल लॉस. आपको बताया जैसे कि अगर हम ये वाला केस देखें तो इसमें 100 करोड़ भी इक्विटी शेयर होल्डर कमा रहा है, 150 करोड़ भी इक्विटी शेयर कमा रहा है. कल को ये 300 का 400 भी हो जाएगा एंड ही कैन अर्न 200 करोड़ एज वेल. सो अपसाइड कोई लिमिट ही नहीं है, वो अपसाइड भी बहुत कमा सकते हैं. बट दे कैन अर्न ज़ीरो. इसके ज़ीरो भी अर्न कर सकते हैं अगर ये बिल्कुल इतना इससे भी फॉल हो गया या इसके बराबर भी रहा. सो दे कैन अर्न ज़ीरो. तो इनका टोटल लॉस का भी रिस्क रहता है. सो पोटेंशियली अनलिमिटेड अपसाइड एंड रिस्क ऑफ टोटल लॉस भी रहता है. टोटल लॉस मतलब जितना उन्हें इन्वेस्टमेंट किया है एज अ बाय परचेजिंग द शेयर्स. मान लो मैंने 50,000 लगाए. अब मेरा वैल्यू ज़ीरो हो गया क्योंकि कुछ बचा ही नहीं, कोई प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही नहीं था और जितना भी था वो क्या कहते हैं अपना डेट होल्डर्स रह गए. ये डेट होल्डर्स को भी कम पड़ गया. सो वी हैव टू सफ़र लॉस. सो दैट्स द थिंग. सो उसकी वैल्यू ज़ीरो भी हो सकती है हमारे शेयर होल्डर की पूरी. तो वो चीज़ है. उसके बाद इम्पैक्ट ऑफ लिवरेज हम देखेंगे.
सो इम्पैक्ट ऑफ लिवरेज में हम दो केस देखेंगे, व्हेन रिटर्न ऑन एसेट इज़ ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ डेट या व्हेन रेवेन्यू डिक्लाइंस। हम दोनों कंसीडर में देखेंगे कि हमारा आरओई कैसा रहेगा एंड रिस्क कैसा रहेगा। सो मैं इसको अगर एग्जांपल लेके चलूँ श्वेजर का, तो आपको मैं श्वेजर के एग्जांपल पे लेके चलता हूँ। सो दिस इज़ द एग्जांपल, दिस एग्जांपल। इम्पैक्ट क्या हुआ लिवरेज ऑन द रिटर्न ऑन इक्विटी। सो अ कंपनी विद अ रेवेन्यू $1000 and operating expenses of 800 needs to invest 1000 in asset. The asset can be 100% equity or mix of 50-50 debt and equity. The interest is 10%, assume no taxes, calculate the ROE under both the financing scenarios. So अगर हम both the financing scenarios ले, तो मेरे रेवेन्यू तो 1000 करोड़ है, दिस वन 1000 करोड़, ठीक है। कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मेरे 800 करोड़ है, $800, ठीक है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस मेरा कितना होगा, अगर मेरा 100% इक्विटी है तो मेरा कोई भी इंटरेस्ट नहीं होगा। बट अगर मेरा 50% डेट है, अगर मतलब 50% डेट है, $500 मेरा डेट है एंड 10% मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो $50 मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। तो नेट इनकम इसमें कितनी बची, इसमें तो नेट इनकम 200 बची ना, हाँ 1000 माइनस 800 200 बची, और इसमेर कितनी बची 1000 माइनस 800 माइनस 50, दिस इज़ 150। सो इफ़ तो इक्विटी इतनी है, तो अगर हम नेट आरओई का वो क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, आरओई का फॉर्मूला होता है नेट इनकम डिवाइडेड बाय इक्विटी या शेयर होल्डर फंड, राइट। सो अगर आप इसको डिवाइड करोगे, सो इट इज़ 20% एंड इज़ 30%। सो मैं ये बोलना चाह रहा था, सॉरी ये थोड़ा सा आई थिंक ऊपर चला गया कुछ ज़्यादा, 1 मिनट। सो मैं आपको ये बोलना चाह रहा था कि लेट्स कम टू द नोट बैक। अगर रिटर्न ऑन एसेट इज़ ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, हम एसेट में ज़्यादा कमा रहे हैं जितना हम डेट में पे कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल रिटर्न ऑन डेट इज़ 10% एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज़ 5%। सो हमारा आरओई है ना, वो इंक्रीज़ करेगा ऑलवेज, लिवरेज एम्प्लीफाई करेगी हमारी अर्निंग को, ठीक है। और अगर कम होगा तो हमारा आरओई कम होगा। देखो इसमें देखोगे, अगर 100% इक्विटी है, 50% डेट है, 50% इक्विटी है। अगर आप डेट लगा रहे हो, लिवरेज लगाने से देख रहे हो हमारा आरओई पहले 20% आया था, अगर 100% इक्विटी है, एंड डेट लगाने से हमारा 30% बढ़ गया। इसमें हमें वो गिवन नहीं है कि हमारा रिटर्न ऑन एसेट कितना है, ठीक है। बट अगर हम अज्यूम कर रहे हैं कि रिटर्न ऑन एसेट इज़ ग्रेटर देन रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब अगर रिटर्न ऑन इक्विटी नहीं, इंटरेस्ट का जो कूपन होती है, तो इंटरेस्ट कूपन रेट, तो मान लो अगर ये 11% था फॉर एग्जांपल मान के चलो, तो इट इज़ ग्रेटर देन 10%, तो डेट लगाने से हमारा आरओई 30% हो गया, जो 100% इक्विटी से ज़्यादा है। सो दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग कि जब आरओई जब भी हमारा रिटर्न ऑन एसेट इज़ ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ डेट, तो आरओई हमेशा इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि लेवरेज एम्पलीफाई करती है हमारी अर्निंग्स को। रही बात रिवेन्यू डिक्लाइन की, अगर रिवेन्यू डिक्लाइन हो रहा है तो आरओई को क्या होगा, वो डिक्रीज शार्पली फॉर द शेयर होल्डर्स। अगर मैं आपको इसका दूसरा एग्जांपल दिखाऊं आपको, इसमें impact of decrease in revenue. Continue the previous example, calculate the company's ROE if its revenue decreases by 50%, assuming no change in the operating cash expense. तो revenue का पहले कितना था, $1000, अब था हो गया 850 एंड 850, 15% हमने डिक्रीज़ कर दिया। कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सेम है 100, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस सेम है 50, नेट इनकम कितना आया मेरा 50, इसमें ज़ीरो, तो आरओई कितना रह गया इसमें 5%, इसमें ज़ीरो। सो जैसे ही रिवेन्यू फॉल हुआ मेरा आरओई ज़ीरो हो गया। आरओई इज़ फॉर इक्विटी, राइट। सो मुझे वैल्यू में डिक्रीज़ आया मेरा, जैसे रिवेन्यू गिरा सो रिवेन्यू में डिक्रीज़ आया। सो दैट्स व्हाट द सेइंग कि अगर ROA इज़ ग्रेटर देन रिटर्न ऑन एसेट इज़ ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ डेट, सो ROE इंक्रीज़ करेगा, लेवरेज की वजह से इम्प्लीफाई करेगा। एंड रिवेन्यू अगर डिक्लाइन हो गया
तो शेयर होल्डर्स के लिए डिक्रीज़ हो जाएगा, आर हमेशा शेयर होल्डर्स के लिए डिक्रीज़ होगा उस टाइम पर। अब रही बात, हम रिस्क की बात करें, सो जो हमारा रिस्क है वो हायर रहेगा फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, हायर फॉर द इक्विटी होल्डर्स डेट फेसिस डिफॉल्ट रिस्क, राइट। सो हम इसकी बात करें, इस केस की बात करें, व्हेन रिवेन्यू डिक्लाइंस, जब रिवेन्यू डिक्लाइंस हो गया ऑब्वियसली हायर फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर्स। अगर आप देखोगे तो इसके अंदर क्या हुआ, हमारा ROE 5% से 0% आ गया, तो हमारा रिस्क बढ़ गया ऑब्वियसली, एंड ऑब्वियसली डेट होल्डर्स के लिए भी बढ़ गया। अब डेट होल्डर्स के लिए कैसे बढ़ गया, डेट होल्डर्स के ऐसे बढ़ गया, अब आपका जो रिवेन्यू है वो 850 हो गया, पहले 100,000 पे हम 50 इंटरेस्ट दे रहे थे, अब 850 पे 50 रह गया, सो ऑब्वियसली रिस्क बढ़ गया, कल को मेरा इंटरेस्ट पे हुआ नहीं हुआ, सो दैट्स अ थिंग ना। सो जब ऐसे रेवेन्यू डिक्लाइन हुआ, हमारा इक्विटी शेयर होल्डर्स का भी रिस्क बढ़ा एंड डेट होल्डर्स का भी बढ़ा बिकॉज ऑफ द डिफ़ॉल्ट रिस्क, राइट। तो डिफ़ॉल्ट रिस्क की वजह से इनका भी रिस्क बढ़ गया। आगे करते हैं कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। सो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, शेयर होल्डर में पुश फॉर हायर रिस्क ग्रोथ और हायर लिवरेज टू अवॉइड द ओनरशिप डाइल्यूशन। अब जब शेयर होल्डर को पैसा उठाना है, सो वो ये नहीं कहेगा कि भाई आप प्लीज़ और शेयर इशू कर दो और पैसा उठा लो, शेयर इशू करते रहो, पैसा उठाते रहो, बिकॉज अगर वो शेयर और इशू करवाएगा ऑब्वियसली नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ते रहेंगे। EPS क्या होता है, EPS का फॉर्मूला होता है पैट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। ऑब्वियसली जब डिनोमिनेटर बड़ा होता जाएगा तो आपका EPS छोटा हो जाएगा, अर्निंग पर शेयर कम मिलेंगे, तो वाई दे शेयर होल्डर वांट कि हम और पैसा उठाएं विद द डाइल्यूशन करके, मतलब और शेयर को डाइल्यूट कर दें, नहीं। इनफैक्ट अभी हमने ऊपर देखा था जब जब ये रिटर्न ऑन एसेट कॉस्ट ऑफ डेट से ज़्यादा होगा तो एवरेज लेवरेज एम्पलीफाई की वजह से ROE बढ़ेगा। सो दे विल ट्राई कि वो हाई रिस्क ग्रोथ लेके जाए, हाई लेवरेज ले और पैसा उठाए, ना कि वो अवॉइड करते ओनरशिप थ्रू डाइल्यूशन, राइट। ये हो गया मेरा शेयर होल्डर्स। डेट होल्डर्स क्या कहते हैं, डेट होल्डर कहते हैं दे प्रेफर स्टेबिलिटी एंड इन्फोर्स कोविनेंट्स। शेयर होल्डर तो ये कहेगा कि भाई और लिवरेज लो, और लिवरेज लो, हाई रिस्क ग्रोथ होगी, लिवरेज बढ़ेगा, मेरा ROE बढ़ेगा, राइट, और मेरा डाइल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। बट डेट होल्डर्स क्या कहेगा कि भाई मुझे स्टेबिलिटी चाहिए। आप अगर डेट पे डेट लेते जाओगे, फॉर एग्जांपल पहले 1000 करोड़ पे 200 करोड़ का उस पर था, लोन था, अब वही 1000 करोड़ के ऊपर जो रेवेन्यू होता है उस पर आपने 500 करोड़ ले लिया, ऑब्वियसली वो बेस छोटा हो रहा है ना, रिवेन्यू का बेस छोटा हो रहा है। सो डेट होल्डर्स का रिस्क बढ़ता जाएगा, जितना हायर रिस्क आप लिवरेज लेते रहोगे डेट होल्डर्स का रिस्क बढ़ता रहेगा। सो दे डोंट वांट कि डेट और नया उठाया जाए, सो दे प्रेफर स्टेबिलिटी एंड दे इन्फोर्स कोवेनेंट्स। व्हाट इज़ कोवेनेंट्स, जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में एग्रीमेंट की बात की। सो अगर मैं डेट उठा रहा हूँ किसी से, फॉर एग्जाम्पल टाटा कैपिटल से मेरी कंपनी डेट उठा रही है, सो एक एग्रीमेंट बनता है, उसके अंदर सारे चीज़ें लिखी होती है कि भाई मेरी डेट कवरेज रेशो इतनी रहेगी, मेरा टेन्योर इतना रहेगा, आई हैव टू गेट इतना कूपन, मेरा YTM इतना होना चाहिए। उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी होती है कि इतना डेट टू इक्विटी रेशियो नहीं होना चाहिए, दिस रेशियो इतनी नहीं होनी चाहिए, दिस रेशियो उतनी नहीं होनी चाहिए। और वो अपनी तो बेसिकली वो कोवेनेंट्स बनाते हैं, तो वो चाहेंगे कि ये जो कोवेनेंट्स है ये इन्फोर्स हो, ये बोले कि भाई मेरा डेट इक्विटी इतना ही रहना चाहिए, ज़्यादा डेट उठाने से डेट इक्विटी चेंज आएगा। सो दे डोंट वांट कि ज़्यादा डेट से ज़्यादा एक डेट इक्विटी चेंज हो। सो दे पहले से डिसाइडेड है कि हाँ भाई अगर मैं आपसे कैपिटल उठा रहा हूँ, सो दीज आर माई कंडीशंस एंड दीज कंडीशन डोंट हैव टू बी ब्रीच। अगर वो ब्रीच होती है तो मेरा स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, मेरे लिए मेरा रिस्क बढ़ जाएगा, तो उतना ही इंटरेस्ट बढ़ेगा। दे हैव अ कंडीशन इन टू दैट कोवेनेंट्स के अंदर। सो इससे क्या होता है, वो अपनी रीपेमेंट एबिलिटी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनको भाई कल को चाहिए पैसा, दे हैव अ रिस्क। अगर आप रिस्क लेते रहोगे डेट तो उनके लिए रिस्क बढ़ता रहेगा। वो अपने को रीपेमेंट एबिलिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए वो एक स्टेबिलिटी चाहते हैं एंड वो अपने कोवेनेंट्स जो स्टार्टिंग में बनते हैं उसको इन्फोर्स करवाएंगे, राइट। आगे बढ़ते हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस थ्योरीज। कॉर्पोरेट गवर्नेंस थ्योरीज क्या है, दो थ्योरी है, एक तो है शेयर होल्डर थ्योरी
एक है स्टेक होल्डर थ्योरी, राइट। शेयर होल्डर थ्योरी क्या कहते हैं? टू बी वेरी प्रिसाइज, मैं अगर लेमन अभी पढ़ेंगे भी सी ऑब्वियसली, बट अगर लेमन लैंग्वेज का शेयर होल्डर थ्योरी क्या कहते हैं, वो अपने जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो अपने ऑब्जेक्टिव को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ शेयर होल्डर्स? ऑब्जेक्टिव ऑफ शेयर होल्डर्स है टू मैक्सिमाइज देयर वैल्यू, राइट। मार्केट वैल्यू उनका मैक्सिमम हो, मार्केट कैप बड़ा हो, मार्केट कैप बड़ा होगा ऑब्वियसली उनके शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी, दे जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है ऑब्वियसली उनकी वैल्यू बढ़ेगी। सो दे वांट कि हमारी मैक्सिमाइज हो, हमारी वैल्यू मैक्सिमाइज हो। दे डोंट कंसीडर अदर स्टेक होल्डर्स, जो भी अदर पर्सन है उनकी वैल्यू दे डोंट कंसीडर। तो शेयर होल्डर्स थ्योरी कंसीडर दैट द फर्म प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज द मार्केट वैल्यू ऑफ द कॉमन इक्विटी, ठीक है। अब रही बात, अब दूसरी थ्योरी बात आती है स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स बैलेंस क्रिएट करता है अदर पार्टीज़ को भी। एक तो एक तरफ है शेयर होल्डर्स, दे प्रेफर कि हाँ भाई मेरे वैल्यू बढ़नी चाहिए, मेरी मार्केट वैल्यू बढ़नी चाहिए, डजेंट केयर अबाउट द अनदर पार्टीज। बट स्टेक होल्डर स्टेट्स दैट द ऑल द पार्टी हैज़ टू बी बैलेंस, मतलब किसी को भी ज़्यादा एक्टिविटी से इफेक्ट्स ना हो, सबको बराबरी इफेक्ट हो। सो द फर्म मस्ट बैलेंस द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द पार्टी अफेक्टेड बाई इट्स एक्टिविटी, ठीक है। सो शेयर होल्डर थ्योरी फोकसेस ऑन द मैनेजर ओनर कॉन्फ्लिक्ट। वो शेयर होल्डर यही कहता है कि भाई मैनेजर्स, उनके शेयर होल्डर थ्योरी में यही होता है कि मैनेजर ओनर कॉन्फ्लिक्ट होता है। मैनेजर्स ऑफ शेयर होल्डर्स डोंट रन देयर बिजनेस, वो डे टू डे बिजनेस को रन नहीं करते हैं। दे पुट इन द मनी एंड दे एक्सपेक्ट कि भाई मुझे पैसा जनरेट करके दो, मेरी मार्केट वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, राइट। सो एंड मैनेजर ऑल्सो थिंक्स कि भाई मैं थोड़ा लीवरेज उठा लूँ या मेरी कंपनसेशन बढ़नी चाहिए, कंपनी ग्रोथ हो ना हो, इट डजेंट केयर, क्योंकि दे ऑब्वियसली मैनेजर्स एक उस पोजीशन पे होते हैं, सो दे गेट द सैलरी, दे गेट द बोनसेस। सो उनकी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट शेयर होल्डर थ्योरी में इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट आती है। मैनेजर वांट कि उनकी वैल्यू बढ़े, ऑनर वांट कि उनकी वैल्यू बढ़े, मैनेजर दे वो उनकी वैल्यू बढ़े। सो इनके कॉन्फ्लिक्ट रहता ही रहता है। ऑब्वियसली मैनेजर अगर बिजनेस को ऑपरेट कर रहा है, तो अगर मान लो कल को कोई ऐसा प्रोजेक्ट आया जहाँ पर एनपीवी नेगेटिव थी, बट समहाउ ही थिंक्स कि भाई अच्छा है, कल को फ्यूचर्स के लिए अच्छा होगा, एंड ही पुट्स द मनी इनटू दैट। सो ऑब्वियसली शेयर होल्डर्स को रिस्क रहेगा ना कि भाई अगर एनपीवी नेगेटिव थी, सो हाउ कैन ही एक्सपेक्ट दैट कि फ्यूचर में पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे, उनकी मार्केट वैल्यू कैसे बढ़ेगी। सो दे हैव अ रिस्क इन दैट। तो स्टेक होल्डर थ्योरी फोकस करता है कि दोनों में कन्फ्लिक्ट है, मैनेजर ओनर कन्फ्लिक्ट है। रही बात स्टेक होल्डर थ्योरी, स्टेक होल्डर थ्योरी ब्रॉडन्स द व्यू टू इंक्लूड सप्लायर्स, एम्प्लॉय, कस्टमर्स, रेगुलेटर्स एक्सेट्रा। वही हमने ऊपर जैसे डिसाइड किया, शेयर होल्डर थ्योरी फोकसेस ऑन शेयर होल्डर्स एंड स्टेक होल्डर थ्योरी हैव अ ब्रॉडन व्यू। वो सप्लायर्स, एम्प्लॉय, कस्टमर, रेगुलेटर एक्सेट्रा जो भी इंटरेक्ट करते हैं बिजनेस के साथ, इट इंक्लूड्स एवरीथिंग। उस सबको बीच में बैलेंस बना के चलती है कि डजंट इफेक्ट एनी ऑफ द पर्सन और अदर पार्टी, उनको वो किसी को भी इफेक्ट ना करे एक्टिविटीज़ से, देख साथ में लेके चलती है। तो वो चीज़ है। सो की स्टेक होल्डर्स ग्रुप्स। सो अगर हम करें बात, सो पहला जो स्टेक होल्डर्स है वो है शेयर होल्डर्स। इनका प्राइमरी रोल क्या है? ये प्रोवाइड करते हैं कैपिटल के लिए एंड ये इलेक्ट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। और टिपिकली इंटरेस्ट क्या है? रेजिडुअल प्रॉफिट एंड वोटिंग पावर। इनको रेजिडुअल प्रॉफिट मिलता है, राइट, एंड वोटिंग पावर मिलती है टू इलेक्ट द बोर्ड। सो ये शेयर होल्डर्स का प्राइमरी रोल एंड टिपिकल इंटरेस्ट था। उसके बाद रही बात, हम लेंडर्स की बात करते हैं जो पब्लिक बॉन्ड होल्डर्स है। सो दे प्रोवाइड द डेट फाइनेंसिंग, जो प्राइमरी रोल है इनका। एंड टिपिकल इंटरेस्ट क्या है? टाइमली इंटरेस्ट के प्रिंसिपल, लिमिटेड इन्फो। सो जो मैनेजर्स होते हैं या जो शेयर होल्डर्स होते हैं, दे उनकी शेयर होल्डर्स मीटिंग होती है, ठीक है, कॉन कॉल्स होती है, बहुत सारी चीज़ें, एनुअल रिपोर्ट्स होती है। सो दे गेट दैट एक्सेस एज वेल। तो शेयर होल्डर्स को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की नॉलेज होती है। रही बात डेट होल्डर्स को वो कम होती है। सो उनका जो प्राइमरी गोल है तो वो है प्रोवाइड डेट फाइनेंसिंग एंड टिपिकल इंटरेस्ट है कि उनको कूपन्स मिलने चाहिए, उनको प्रिंसिपल मिलने चाहिए टाइमली, एंड उनके पास लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होती है। सो दैट्स थिंग। उसके बाद अगर हम देखें तो लेंडर्स के अंदर भी दो चीज़ें आती है, एक होता है पब्लिक एंड होता है प्राइवेट। पब्लिक हो गया बॉन्ड होल्डर्स, कि अगर मैंने अपनी कंपनी का बॉन्ड इशू किया, सो जो जैसे कि हमारे से इन्वेस्टर्स हैं, दे हैव एन एक्सेस टू दैट थ्रू अ स्टॉक एक्सचेंज, और ओवर द काउंटर भी वो ले सकते हैं। सो एक होता है पब्लिक जो बॉन्ड होल्डर्स होते हैं, एक होता है प्राइवेट जो बैंक्स होते हैं। अब मैं दो जगहों से अपना पैसा उठा सकता हूँ इन अ डेट। मैं बॉन्ड्स इशू कर दूँ या बैंक से उठा लूँ। सो बॉन्ड्स के अंदर क्या होता है, ये भी डेट फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं एंड बैंक्स भी डेट फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं, प्राइवेट के अंदर भी। एंड दोनों में वो टाइमली प्रिंसिपल, उनको प्रिंसिपल इंटरेस्ट चाहिए होते हैं,
बट ये होता है कि जो पब्लिक है उनके पास लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होती है, बट जो प्राइवेट है उनके पास नॉन पब्लिक इन्फॉर्मेशन भी होती है। कभी भी आपको बैंक ना इतनी आसानी से नहीं देगा। मतलब जो डेट है, फॉर एग्जांपल मैं एक कंपनी हूँ जो रेज कर रही है अपना कैपिटल, मतलब डेट रेज कर रही है 20 करोड़, ठीक है। सो कोई भी प्राइवेट बैंक होगा, जैसे कि मैं टाटा कैपिटल की बात करूँ, विच हैज़, मैं अगर वन ऑफ माई क्लाइंट की बात करूँ, सो वन ऑफ द क्लाइंट ऑफ माइंड वांट टू रेस डेट थ्रू, मतलब ऐसे बैंक से थ्रू। सो दे हैव अप्रोच, हम जैसे कि इन्वेस्टमेंट बैंकर है, दे वी हैव अप्रोच टाटा कैपिटल टू मतलब उनसे अगर अरेंज करवा पाए। सो उन्होंने एक प्रीलिमिनरी लिस्ट दी है प्रॉपर। उस लिस्ट के अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स वी हैव टू प्रोवाइड, अपने ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ITR, COI, KYC डॉक्यूमेंट्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो हमें प्रोवाइड करने थे इन ऑन द बिहाफ ऑफ द कंपनी। सो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो पब्लिक डोमेन में नहीं है ऑब्वियसली, बट वी हैव टू प्रोवाइड टू द बैंक्स। सो जो पब्लिक बॉन्ड होल्डर है उनके पास लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होती है, बट जो प्राइवेट जो बैंक्स हैं उनके पास नॉन पब्लिक इन्फॉर्मेशन भी होती है जो पब्लिकली अवेलेबल नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद आ गया अपना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आ गया अपना टू प्रोटेक्ट द शेयर होल्डर इंटरेस्ट, सेट स्ट्रैटेजी एंड मॉनिटर्स द मैनेजमेंट, ये बड़ा क्लियर है। और टिपिकल इंटरेस्ट है गवर्नेंस, क्वालिटी एंड स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन। उसके बाद सीनियर मैनेजर्स, ऑपरेटिंग फॉर्म डेली कंपनसेशन, वही मैंने को बताया, कंपनसेशन मिलती है, सैलरी, बोनस, पर्क्स, जो उनकी टाइड रहती है टू द परफॉर्मेंस पे टाइड रहती है। उसके बाद एम्प्लॉय सप्लाई करते हैं ह्यूमन कैपिटल, उनको पे मिलता है, वर्किंग कंडीशंस उनके हिसाब से होना चाहिए। मे रिसीव स्टॉक पार्टिसिपेशन एज वेल, मतलब उनको ESOP इशू कर सकते हैं जिससे वो अच्छे से और पार्टिसिपेट करें इन द फॉर्म ऑफ दैट कि दे आर ऑल्सो द ओनर ऑफ दैट कंपनी। सो वो उसी तरह ट्रीट करें एंड दे वर्क वेरी हार्ड फॉर द फर्म, फॉर द कंपनी। सो उसके बाद सप्लायर्स, ये इनपुट प्रोवाइड करते हैं इनको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहिए होती है, फर्म की सॉल्वेंसी। ऑब्वियसली वो अपना जब माल दे रहे हैं तो कंपनी से एक्सपेक्ट करेंगे ना कल को उनके पैसे उनको वापसी लौटाए। सो दे एक्सपेक्ट कि वो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी रहे, मतलब उनका बिजनेस अच्छा चलता रहे, तो हमारा भी पैसा, हमें भी पैसा मिले, हम अपना सामान भी उनको देते रहें, एंड फर्म की सॉल्वेंसी कल को पैसा आता रहे। कस्टमर्स, ये परचेज करते हैं गुड्स या सर्विसेज, क्वालिटी से फ़र्क पड़ता है इनको, प्राइस से, एंड CSR एक्सपेक्टेशन से। CSR एक्सपेक्टेशन एज इन कि फॉर एग्जांपल मैं एक मतलब कस्टमर हूँ, मैं क्लाइंट में अपने किसी कंपनी से कुछ ख़रीदने गया, बट आई वांट कि फॉर एग्जांपल कि वो गलत काम ना कर रही हो, एज इन फॉर एग्जांपल अब मैं एक कंपनी पे गया, मुझे कोई सामान चाहिए था, बट वो सामान ऐसा है कि वो जो बनाती है ना, वो अपना सारा जो वेस्ट जो होता है वो नदियों में बहा देती हैं या एयर पोल्यूशन कर रहे हैं। सो आई विल नॉट कि वो भाई पोल्यूशन ख़राब कर रहे हैं, वो अच्छा भी कर सकते हैं, वो एक कंट्रोल्स भी लगा सकते हैं, बट उनकी जो खबरें आ रही हैं न्यूज़ के अंदर, या उनके पर ऐसा अभी न्यूज़ आई कि हाँ भाई उनके पर एक मोटा पेनल्टी पड़ी है जस्ट बिकॉज देवर, मतलब वेस्ट को डिस्पोजल कर रहे थे इन द रिवर या पोल्यूशन कर रहे थे। तो आई विल नॉट एक्सपेक्ट कि भाई मैं इनसे सामान खरीदूँ अगर मैं इनसे कंसर्न हूँगा। एंड ऑब्वियसली इस जनरेशन के अंदर फॉर द नाउ जो ट्रेंड में चल रहा है, CSR इज़ इन अ ट्रेंड, जो इन्वायरमेंटल या सोशल या गवर्नेंस चीज़ों को देख रही है। सो ऑब्वियसली दिस विल अफेक्ट मी एज वेल। उसके बाद गवर्नमेंट रेगुलेटर्स, ये इन्फोर्स करते हैं लॉ को, कलेक्ट टैक्सेस, टैक्स रिवेन्यू, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड कंप्लाइंसेस एज वेल। सो दिस इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। आई गेस आपको अभी तक यहाँ पर बहुत चीज़ें क्लियर होंगी। अगर कोई क्लियर नहीं है चीज़ें तो आई विल बी अपलोडिंग दिस डॉक्यूमेंट एज वेल ऑन माई गूगल ड्राइव, एंड कोई भी अगर डाउट होगा तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ओवर माई व्हाट्सएप, और देयर इज़ अ टेलीग्राम लिंक एज वेल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप टेलीग्राम लिंक पे भी जाके मैसेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप एनी टाइम, ऐसा कोई टाइम स्पेसिफिकली नहीं बताऊँगा कि आप इसी टाइम पे करिए, आप कभी भी कर सकते हैं। आई विल बी देयर फॉर यू। सो दिस इज़ द थिंग। उसके बाद अलाइनमेंट मैकेनिज्म, बोनस इज लिंक टू द फर्म परफॉर्मेंस, अलाइन मैनेजर विद द स्टेक होल्डर्स, विद द शेयर होल्डर्स। सो बोनसेस लाया गया है, उनकी फर्म के परफॉर्मेंस को लिंक किया गया है। ऑब्वियसली जब मुझे बोनस मिलना होगा तो आई विल वर्क इन द फेवर ऑफ द कंपनी, और टू बी वेरी प्रिसाइज फॉर द शेयर होल्डर्स, जिससे शेयर होल्डर्स की वैल्यू भी बढ़े। सो उनके इंटरेस्ट को अलाइन करने के लिए बोनसेस को लिंक किया गया टू द फर्म परफॉर्मेंस। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान्स, एम्प्लॉय अलाइंस एम्प्लॉय विद द शेयर होल्डर्स। ऑब्वियसली अगर आप स्टॉक ऑप्शन प्लान्स दे दोगे तो दे विल कंसीडर एज द ओनरशिप ऑफ द कंपनी, और उनकी ने ओनरशिप ले ली है। एंड यू नो दैट इफ वी गेट अ फीलिंग ऑफ ओनर, सो वी विल वर्क वेरी हार्ड, वी विल नॉट मिस यूज आवर पावर अगेंस्ट द कंपनी।
हम ऑब्वियसली कंपनी के हित में ही काम करेंगे. सो दैट्स द थिंग. सो बोनस एंड एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान्स, ये अलाइनमेंट मैकेनिज्म हो गए. उसके बाद बोर्ड स्ट्रक्चर एंड गवर्नेंस. तो कॉम्पोजिशन कैसी है मेरी? कॉम्पोजिशन रहती है इनसाइड डायरेक्टर्स एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स. सो ऑब्वियसली दो टाइप के डायरेक्टर्स आते हैं. एक होते हैं जो डायरेक्टर्स जो डेली डे टू डे वर्क करते हैं, वो वहीं पर ही एज एन एम्प्लॉय वर्क करते हैं. डेली मीटिंग्स होती है या जो भी होता है, दे वर्क एज दे आर फुल टाइम डायरेक्टर्स. So they are executive founders with material ties to the firm. Independent director, no particular relationship, provide objective oversight. So insider directors are full time. They remain with the company and उनका जो objective होता है कि कंपनी को ऑपरेट करना है, कंपनी स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेने हैं. और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का कोई मटेरियल रिलेशनशिप अटैच नहीं होता, उनके साथ कोई ऐसा रिलेशन कंपनी के साथ नहीं होता. दे अब देयर इज़ अ मीटिंग, दे कम टू द मीटिंग, दे आर चार्ज फॉर अ स्पेसिफिक पर्टिकुलर मीटिंग्स एंड वो अपना प्रॉपर ओवरसाइट देते हैं इंडिपेंडेंटली. ना कि उनका कोई रिलेशन है, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है या कोई इंटरेस्ट है कंपनी के अंदर. सो देयर इंटरेस्ट जो देयर डिसीजन कैन बी बायस. नो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो होते हैं वो इंडिपेंडेंटली बताते हैं हर चीज़. सो इंडिपेंडेंट ओवरसाइट होती है, ऑब्जेक्टिव बिल्कुल. ठीक है. उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट वन टायर टू टायर स्ट्रक्चर. सो अगर मैं आपको इस पर एक्सप्लेन करूँ तो मेरा एक स्ट्रक्चर टाइप है. इस वन टायर बोर्ड स्ट्रक्चर, टू टायर बोर्ड स्ट्रक्चर. तो दिस इज कंपनी ए, दिस इज कंपनी बी. कंपनी ए का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट किए गए बाय शेयर होल्डर्स डायरेक्टर्स, तो बाय द शेयर होल्डर्स. उसमें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जो मैंने आपको बताया, इनसाइड डायरेक्टर्स एंड दे आर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, दिस इज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स. ठीक है. सो वन टायर क्या होता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में दोनों इंक्लूड होते हैं, दोनों ही एक ही लेवल पे होते हैं. देयर इज नॉट अनदर लेवल फॉर दैट. बट इन टू बोर्ड स्ट्रक्चर, टू टायर बोर्ड स्ट्रक्चर, मैनेजमेंट बोर्ड अलग होता है, इसमें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बैठे हैं, सुपरवाइजरी बोर्ड अलग होता है. सो अगर शेयर होल्डर अपॉइंट करें तो शेयर होल्डर के नीचे सुपरवाइजरी बोर्ड आता है, सुपरवाइजरी बोर्ड के नीचे मैनेजमेंट बोर्ड आता है. सो सुपरवाइजरी बोर्ड पूरा ओवरसीट करते हैं मैनेजमेंट बोर्ड को, मतलब उनका इंडिपेंडेंट व्यू रहता है. कोई भी गड़बड़ है सो दे कैन गिव द इंडिपेंडेंट व्यू. But in the one tier board, they are both at the same level. So somehow अगर two board tier structure है, so it is considered good governance. तो मतलब बेसिकली अगर मैं दो कंपनीज को वो करूँगा, कंपेयर करूँगा. सो इफ़ अ कंपनी A has one tier board structure and company B has two tier board structure, so I will consider company B as a good governance बिकॉज उनके दोनों सुपरवाइजरी बोर्ड या मैनेजमेंट बोर्ड अलग अलग है. सुपरवाइजरी बोर्ड कैन ओवरसी मैनेजमेंट बोर्ड एंड मैनेजमेंट ऑब्वियसली रिप्रेजेंट कर रहे शेयर होल्डर्स को. दे वर्क एज फॉर द वेलफेयर ऑफ द शेयर होल्डर्स, सो वो अच्छे से काम कर पाएंगे. राइट. सो दैट्स द थिंग. सो पर जाते हैं. सो वन टायर सिंगल बोर्ड कंप्राइजिंग इनसाइड एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. टू टायर्स सेपरेट सुपरवाइजरी बोर्ड इंडिपेंडेंट की ओवरसी कर रहे मैनेजमेंट बोर्ड इनसाइडर्स को. वो ओवरसी करते हैं तो ऑब्वियसली उन पर प्रेशर रहता है टू वर्क फॉर द बेनिफिट ऑफ द शेयर होल्डर्स. सो दैट्स द थिंग. ठीक है. फिर इलेक्शन टाइप, एनुअल इलेक्शन होते हैं, एंटायर बोर्ड वोटेड ईच ईयर. एक तो दो टाइप के इलेक्शंस होते हैं, एक तो एनुअल इलेक्शंस होते हैं, एक स्टैगर्ड इलेक्शंस होते हैं. एनुअल इलेक्शन में क्या होता है कि जिस हर साल इलेक्शंस हो गए, हर साल बंदे बदले भी जा सकते हैं एंड सेम भी रह सकते हैं. ठीक है. बट स्टैगर्ड इलेक्शन में क्या होता है कि ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ डायरेक्टर्स elected each year, enhancing the continuity but making a rapid board turnover harder. So this is something that staggered election ये हो गया कि कुछ जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है खाली उन्हीं में से इलेक्शन, मतलब उनके इलेक्शंस होंगे, उनको सिलेक्ट करना है. कुछ डायरेक्टर्स आर ऑलवेज देयर, उनको एज अ फिक्स कर दिया जाएगा, उनमें इलेक्शंस नहीं होंगे. वंस दे आर सिलेक्टेड दे विल बी देयर, उनकी कंटिन्यूटी रहेगी और वो इन्हांस करना चाहते हैं कंटिन्यूटी को. और फ्रैक्शंस ऑफ डायरेक्टर्स को इलेक्ट किया जाएगा जहाँ जो थोड़े से इलेक्शन, जो फ्रैक्शंस ऑफ डायरेक्टर्स है खाली उनमें इलेक्शन होगा कि उनमें कौन रहेगा. बाकी जो डायरेक्टर्स हैं दे आर इंटैक्टली देयर. इससे क्या होगा कि रैपिड बोर्ड टर्नओवर हार्ड हो जाएगा. मतलब जो टर्नओवर में वो चीज़ें एज इन चेंज आएंगे वो नहीं हो पाएंगे क्योंकि कुछ बंदे तो फिक्स ही हो गए ना. राइट. तो दिस इज कंसिडर बैड गवर्नेंस स्ट्रक्चर. You will study this in CFA level 2. So bad governance structure कहेंगे just because क्यों, अगर आपके दिमाग में भी आ रहा हो. So staggered election से क्या होगा कि कुछ बंदे तो फिक्स ही रहेंगे. राइट. इवन इफ दे आर नॉट वर्किंग दे हैव टू बी फिक्स्ड. ठीक है. तो अगर वो लॉन्ग टाइम के लिए रहेंगे सो उनके एक इंटरेस्ट बनने लग जाएगा कंपनी के साथ.
एंड वो फिर दे विल नॉट वर्क इन द फेवर ऑफ शेयर होल्डर्स एट द मतलब लॉन्ग टर्म हॉरिजन के अंदर, मतलब उनका खुद का सेल्फ इंटरेस्ट भी आ जाएगा एंड मतलब बायसनेस हो जाएगी डिसीजन के अंदर. सो स्टैगर्ड इलेक्शन इज नॉट दिस कंसिडर एज अ बैड गवर्नेंस स्ट्रक्चर. एनुअल इलेक्शन इज ओके बिकॉज द एंटायर बोर्ड वोटेड ईच ईयर. अगर आप सही हो, यू आर वर्किंग इन अ गुड डायरेक्शन, तो ठीक है ना, एनुअल इलेक्शंस होने चाहिए. आप अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो ऑब्वियसली शेयर होल्डर विल इलेक्ट यू अगेन. सो दैट्स नॉट अ बिग डील. सो ऑब्वियसली यू हैव टू वर्क हार्ड एवरी ईयर एंड फिर से सिलेक्ट हो एंड दैट्स द मोटिवेशन. बट स्टैगर्ड इलेक्शन में क्या है कि अगर मैं फिक्स हो गया, आई डजेंट केयर, मतलब मुझे तो कोई हटाने वाला में से नहीं है, राइट. सो मैं नहीं हटूंगा, तो मैं काम करूँ ना करूँ मेरी मर्जी है. मैं कंपनी के काम में कंपनी के काम करूँ, मैं अपने लिए काम करूँ. सो दैट्स द थिंग, बाइजनेस कहीं ना कहीं आ जाती है. सो स्टैगर्ड इलेक्शन इज नॉट कंसिडर एज अ बैड, इज कंसिडर एज अ बैड गवर्नेंस, सॉरी. उसके बाद उसके बाद स्टार्ट करते हैं हम ई सी जी फैक्टर. मैंने आपको ऊपर ही बताया था CSR एज इन ECG सेम थिंग. CSR होता है कि कंपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो कंपनी को अपने रिस्पॉन्स एज अ कंपल्सरी होता है मेड बाय द कंपनीज एक्ट. सो उनको कुछ ना कुछ सोशल कॉज के लिए डोनेशन करनी पड़ती है. सो दैट्स फॉर द कंपनी. ECG फैक्टर्स बहुत फेमस हो रहे हैं, इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस, एंड दिस हैज़ टू इन्वेस्टर्स कंसिडर दिस हेवनली टू इन्वेस्ट. अगर इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस अच्छा होगा कंपनी का, सो दैट आई विल इन्वेस्ट इन दैट कंपनी. बट अगर अच्छा नहीं होगा, वो वाटर पोल्यूशन कर रही है, या वो अपना वेस्ट डिस्पोजल कर रही है, या वो मतलब देर इज़ एन एक्सटर्नैलिटी, मतलब वो चीज़ें बहुत बेकार हो रही है फॉर द पर्पज ऑफ गवर्नेंस इन्वायरमेंटल या सोशली. सो आई विल नॉट इन्वेस्ट इन दैट. सो इसको हम थेमेटिक इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं कि अगर वो मैं एक पर्पसली कर रहा हूँ, अगर ये सोशली अच्छा कर रही है तो मैं इसमें करूँगा, अगर सोशली अच्छा नहीं कर रही तो मैं इसमें नहीं करूँगा. सो ईजी फैक्टर. तो इजी रिस्क है क्या, पोटेंशियल नेगेटिव फाइनेंशियल इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट. सोशल गवर्नेंस इसी रिस्क यही आता है कि जो भी इन्वायरमेंटल की सोशल गवर्नेंस से जो रिस्क हुआ वो फाइनेंशियली मुझे इम्पैक्ट करेंगे. कोई मेरे पास पेनल्टी आ गई, सो दे विल इम्पैक्ट हेविली ऑन माई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सो ECG रिस्क वो होता है इन्वायरमेंटल. फिजिकल रिस्क, ट्रांजिशन रिस्क, स्टैंडर्ड एसेट. फिजिकल रिस्क क्या हो गया, डैमेज टू द एसेट फ्रॉम एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स. कोई भी वेदर, जैसे कि आप पोल्यूशन करिए आ रहे थे तो वेदर इवेंट्स की वजह से मेरा डैमेज हो गया मेरे एसेट्स को. सो दैट्स अ फिजिकल रिस्क. ट्रांजेक्शन क्या होगा, कॉस्ट ऑफ शिफ्टिंग टू लो कार्बन एक्टिविटीज ड्यू टू रेगुलेशन और कंज्यूमर प्रेशर. अगर मान लो कोई रेगुलेशंस आ गई या कंज्यूमर का प्रेशर है कि भाई आपको कार्बन एक्टिविटीज़ को लो करना पड़ेगा, सो यू हैव टू शिफ्ट टू द अनदर कंपनी जो इन्वायरमेंटली अच्छी हो, तो उसमें वो ट्रांजेक्शन रिस्क आता है, उसमें हेफ्टी अमाउंट इन्वॉल्व होता है. आपको पूरी नई मशीनरी चेंज करनी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा टू शिफ्ट टू द लो कार्बन एक्टिविटीज़. कार्बन एक्टिविटीज़ एन एग्जाम्पल, कुछ भी हो सकता है. तो अगर वो रेगुलेशन की तरफ से या कस्टमर प्रेशर कर रहा है आपको, क्योंकि कस्टमर्स, मैंने आपको बताया ना कि कस्टमर्स भी आजकल जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ परचेज कर रहे हैं, दे सी इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस इश्यूज़ को सी करता है कि भाई वो कैसा काम करते हैं कैसा नहीं करते हैं. इन्वेस्टर्स भी करता है सेम थिंग. सो दैट्स अ ट्रांजेक्शन रिस्क, दैट्स अ फिजिकल रिस्क. इसका स्टैंडर्ड ऐसे दैट बिकम्स ऑब्सोल्यूट और अनइकोनॉमिक अंडर न्यू इन्वायरमेंटल कॉन्स्टेंट्स. अगर फॉर एग्जांपल मान लो कि रेगुलेशंस आई कि भाई आप ये इतना पोल्यूशन आप नहीं कर सकते या इतना वेस्ट डिस्पोजल आप नहीं कर सकते, बट आर मशीनरी इंस्टॉल्ड विद दैट कि उससे ज़्यादा ही पोल्यूशन होगा, उससे ज़्यादा ही वेस्ट डिस्पोजल होगा ही होगा. सो उसको आपको आइसोलेट करना पड़ेगा या अनइकोनॉमिक करना पड़ेगा, क्योंकि अब नया इन्वायरमेंटल कॉन्स्टेंट आ गया, यू कांट यूज़ दैट मशीनरी. सो दैट्स अ स्टैंडर्ड एसेट, वो एसेट स्टैंडर्ड हो जाएगा, स्टैंडर्ड एसेट कह जाएंगे उसको. उसके बाद सोशल आ गया हमारा. तो सोशल में कस्टमर प्राइवेसी, डेटा सिक्योरिटी, डाइवर्सिटी, लेबर रिलेशन, इफेक्टिव मैनेजमेंट कैन लोअर लिटिगेशन कॉस्ट एंड बूस्ट प्रोडक्टिविटी. सो दैट्स अ थिंग. कस्टमर की प्राइवेसी, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी व्हाट्सएप वगैरह में चल रहा था कि उनकी जो चैट्स है वो इंक्रिप्टेड नहीं होती है, उन पर केसेस हुए थे. तो इसमें क्या होता है, सोशली वो सही नहीं है, चैट्स लीक हो रही है या डेटा की सिक्योरिटी नहीं है, लेबर्स के रिलेशन अच्छे नहीं है, मैं लेबर्स को पैसे नहीं दे रहा या लेबर्स के लिए मैं सोच नहीं था, आई एम नॉट इन्वेस्टिंग इन फॉर द लेबर्स. सो वो एक सोशल इशू है. तो इससे क्या होता है कि भाई लिटिगेशन कॉस्ट आती है, बहुत सी चीज़ें केस वगैरह होते हैं, दैट वो भी इम्पैक्ट करता है कि प्रॉफिट एंड लॉस को. तो अगर हम उसको इफेक्टिवली मैनेज करेंगे तो लोअर लिटिगेशन कॉस्ट होगी और हमारी प्रोडक्टिविटी ऑब्वियसली बूस्ट होगा, जिससे हमारा पैट बढ़ जाएगा, कॉस्ट कम होगी. तो दैट्स द थिंग. गवर्नेंस, बोर्ड की कॉम्पोजिशन, ऑडिट कमिटीज, एग्जीक्यूटिव कंपोजिशन, एंटी करप्शन पॉलिसीज. दिस गवर्नेंस इंक्लूड्स आर कंपनी थिंग
कि बोर्ड की कॉम्पोजिशन क्या है, वही मैंने आपको बताया ना, 1 टायर है, 2 टायर है, 2 टायर इज द बेस्ट गवर्नेंस स्ट्रक्चर। ऑडिट कमिटी सारी कमिटीज बनी हुई है, नहीं बनी हुई, कंपनसेशन हम एक्स्ट्रा तो नहीं दे रहे हैं या ज़्यादा कम को तो नहीं दे रहे हैं, एग्जीक्यूटिव को कितना कंपनसेशन दे रहे हैं, अगर उन्होंने कंपनसेशन ज़्यादा कर रखी है या नहीं कर रखी है एज पर द कंपनीज एक्ट या नहीं, एंटी करप्शन पॉलिसी है या नहीं, करप्शन तो नहीं हो रहा कंपनीज के अंदर, गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा पैसे का, तो दैट्स कवर द गवर्नेंस थिंग। उसके बाद नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़ क्या होती है, सिचुएशन वेयर फर्म डज नॉट बियर द फुल सोसाइटल कॉस्ट ऑफ इट्स एक्शन। एग्जाम्पल पोल्यूशन, अगर मैं पोल्यूशन कर रहा हूँ तो मेरी तो कोई बैलेंस शीट पे इफेक्ट नहीं कर रहा ना, मेरा तो इन बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, मैं तो सारा जो वेस्ट डिस्पोजल कर रहा हूँ वो इन्वायरमेंट में कर रहा हूँ, दैट्स नॉट इफेक्टिंग माई फाइनेंशियल टर्म्स, प्रॉफिट एंड लॉस पे कोई अभी आई एम एज्यूमिंग दैट देर इज़ नो रेगुलेशन, कोई कस्टमर प्रेशर नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है, कुछ नहीं है। इफ़ आई एम डिस्पोजिंग माई वेस्ट या मैं पोल्यूशन कर रहा हूँ तो इससे मेरा डायरेक्टली इम्पैक्ट कोई नहीं है मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, सो दैट्स अ नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। जहाँ पर सिचुएशन है वेयर फर्म डज नॉट बियर द फुल सोसाइटल कॉस्ट, कोई कॉस्ट है ही नहीं मेरे एक्शंस की वजह से, सो आई एम एन्जॉइंग दैट बट इट्स नॉट फॉर द लॉन्ग टर्म। कोई रेगुलेशन आएगी, कोई कस्टमर प्रेफरेंस आएगा, सो दैट्स द रिस्क कि आपको रिस्क बेयर करने पड़ेंगे, ट्रांजेक्शन रिस्क, स्टैंडर्ड एसेट, फिजिकल रिस्क को बेयर करने पड़ेंगे, तो दैट्स द थिंग। इन्वेस्टर का एक्सपोजर क्या है, सो इन्वेस्टर टाइप एक्सपोजर, ESG एक्सपोजर, अगर इक्विटी इन्वेस्टर है डेट है, तो इक्विटी इन्वेस्टर है हाई एक्सपोजर टू ESG रिस्क, वैल्यू टाइड टू द फर्म लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। ऑब्वियसली इक्विटी इन्वेस्टर्स को ज़्यादा रहेगी क्योंकि ऑब्वियसली उनके वो जो इन्वेस्ट करते हैं वो लॉन्ग टर्म होरिजन के लिए करते हैं, ESG जो इश्यूज आएंगे वो शॉर्ट टर्म में नहीं आएंगे, ऑब्वियसली वो लॉन्ग टर्म में आएंगे, सो हाईएस्ट एक्सपोजर रहेगा इक्विटी इन्वेस्टर्स को हमेशा से हमेशा, क्योंकि उनकी जो वैल्यू है वो टाइड है टू द फर्म सस्टेनेबिलिटी, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी पे टाइड है। रही बात डेट होल्डर्स, अगर हम शॉर्ट टर्म डेट की बात करें, लिमिटेड एक्सपोजर है, इशू में लाइकली टू इफेक्ट द नियर टर्म कैश फ्लो। ऑब्वियसली आपको बताया कि जो ESG इशूज है वो स्टार्टिंग्स में नहीं आते हैं, आप स्टार्टिंग में पोल्यूशन कर ही आ रहे हो, कर ही आ रहे हो, वो अभी नोटिस नहीं होती है गवर्नमेंट को बहुत जल्दी ऑब्वियसली, बट एट द लॉन्गर टाइम पे जाएंगे वो इफेक्ट करेगी। तो शॉर्ट टर्म डेट को तो ऑब्वियसली कोई कैश फ्लोज पे इफेक्ट आएगा ही नहीं, तो लिमिटेड एक्सपोजर है, बट इक्विटी इन्वेस्टर्स को हाईएस्ट एक्सपोजर है, तो दैट इज़ द थिंग, दिस इज़ द एंड। देखा, बहुत ईजी चैप्टर है, आप बहुत आसानी से कर लोगे, मैंने बहुत अच्छे नोट्स बनाए हैं जितना मुझे लग रहा है, बाकी आई वॉन्ट योर फीडबैक एज वेल, कुछ भी आपको कमी लग रही है आई एम हेयर, मैं अपने नोट्स से भी सुधार करूँगा। ऑब्वियसली इफ़ यू वांट एन हैंड रिटन नोट एज वेल यू कैन पिंग मी अप, मैं वो भी ट्राई करूँगा कि मैं कुछ नया लेके आऊँ जिससे आपकी हेल्प हो। ऑब्वियसली द CFA बडी सिचुएट इसलिए हुआ है जिससे वो आपकी हेल्प कर पाए, यू कैन जो भी आप डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं यू कैन से टू मी, मैं वो चीज़ें लेके आऊँगा। ऑब्वियसली आई नो दैट ये करिकुलम ऐसा है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है या पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं है, सो आई एम हेयर, मैं वो चीज़ का ब्रिज बनूंगा। यू कैन से कि भाई आपको ये ऐसे नोट्स चाहिए, आपको एक दिन के लिए ऐसे नोट्स चाहिए, या आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए, ये आपको नहीं चाहिए, सो यू कैन से दैट, मैं वो भी करने को रेडी हूँ। सो दैट्स द थिंग है, ये मेरी तरफ से था। इसके ये नोट्स मैं गूगल ड्राइव पे क्लीन करके डाल दूंगा, यू कैन रेफर दैट, आप इस लेक्चर्स को प्रॉपरली यूटिलाइज़ करो एंड या मतलब बहुत ईजी चैप्टर है, ऐसे ही अलग हम और चैप्टर्स लाते रहेंगे एंड आगे बढ़ते जाएंगे, राइट। तो दैट्स द थिंग, दैट्स फ्रॉम माई साइड। बाकी आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एंड आप इसको प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ये एक मेरे लिए बहुत मोटिवेशन होगी क्योंकि मैंने अभी नया स्टार्ट किया है अपने इस लाइन के अंदर एंड आई वॉन्ट टू गिव माई 100%, मतलब मैं खुद भी एक स्टूडेंट हूँ भी, था भी, एंड आई वॉन्ट कि मैं स्टूडेंट की जो परेशानी होती है या एंग्जाइटी या चीज़ होती है उसको कम कर पाऊँ। सो आई एम हेयर टू एक्सप्लेन एवरी सिंगल वर्ड्स, कोई भी कंसेप्ट मैंने छोड़ा नहीं है इसके अंदर। यू कैन सी करिकुलम ऑल्सो, यू कैन सी श्वेजर ऑल्सो, आप कोई भी देख सकते हो, मैंने कुछ नहीं छोड़ा। ओवरऑल आपको एज अ रिवीजन वीडियो प्रॉपर समझा दिए कि अगर आपका बहुत पहले किया हुआ था सो आपका ब्रशअप हो जाएगा बहुत जल्दी फटाफट। सो दैट्स द थिंग। बाकी प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड मिलते हैं एक अगली वीडियो के अंदर। टिल देन थैंक्स।